ईरान जंग को लेकर अमेरिका में कानूनी पेच फंसता दिख रहा है। अमेरिका के वॉर पावर्स एक्ट के मुताबिक सद्र को 60 दिनों के अंदर कांग्रेस से जंग की मंजूरी लेनी होती है, नहीं तो उसे फौजी कार्रवाई खत्म करनी पड़ती है। संसद की मंजूरी के बिना सद्र सिर्फ 60 दिन ही फौज का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 मार्च को ट्रंप ने संसद को ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की जानकारी दी थी। इसीलिए जंग जारी रखने के लिए 1 मई ट्रंप इंतजामिया को संसद से मंजूरी लेनी थी। हालांकि ट्रंप सरकार ने संसद में मंजूरी के लिए तजवीज पेश करने से मना कर दिया है। इसके पीछे दलील दी है कि अमेरिका ईरान के साथ जंग में नहीं है। अमेरिका ईरान तनाज़ा अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सामने आधी रात की वो डेडलाइन खड़ी है जहां उन्हें ईरान के खिलाफ जारी फौजी कार्रवाई के लिए कांग्रेस की मंजूरी हासिल करनी होगी। मार्च की शुरुआत में जब ट्रंप ने ईरान पर हमलों की जानकारी कांग्रेस को दी थी, उसी वक्त 60 दिन की कानूनी घड़ी शुरू हो गई थी। इस कानून के तहत अगर कांग्रेस जंग की इजाजत ना दे तो हुकूमत को कार्रवाई समेटनी पड़ती है, लेकिन अब तक कोई ऑफिशियल मंजूरी नहीं मिली। डेमोक्रेटिक लीडर्स का कहना है कि ट्रंप पहले ही कानूनी तौर पर कमजोर जमीन पर खड़े हैं और डेडलाइन गुजरते ही ये साफ तौर पर कानून की खिलाफ वर्जी मानी जाएगी। व्हाइट हाउस का दावा है कि पिछले महीने हुए सीज फायर की वजह से ये घड़ी रुक गई थी, इसलिए कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई, मगर सियासी हलकों में इसे आइन और कांग्रेस की ताकत के बीच सीधी टक्कर माना जा रहा है। दूसरी तरफ ईरान अपने मौक़िफ़ पर मजबूती से कायम है। तेहरान ने साफ कहा है कि बातचीत से फौरन नतीजों की उम्मीद करना हकीकत से दूर है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने इशारा दिया है कि मुल्क दबाव में आने वाला नहीं है, बल्कि अपने मफाद और इज्जत नफ्स की हिफाजत हर हाल में करेगा। मिडिल ईस्ट में हजारों अमेरिकी फौजियों की मौजूदगी, बढ़ता मुआशी बोझ और घरेलू सियासी दबाव, इन सब के बीच ये मामला सिर्फ जंग नहीं बल्कि अमेरिका की अंदरूनी सियासत और ईरान की मजबूत डिप्लोमेटिक पावर का बड़ा इम्तिहान बन चुका है। ट्रंप इसे जंग नहीं सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन बता रहे हैं, मगर हकीकत यह है कि ईरान के सामने अमेरिका को अब सिर्फ मैदान नहीं, कानून और सियासत दोनों मोर्चों पर जवाब देना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। ब्रिगेडियर शारदेंदु जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं, और संजय कारवी जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। शारदेंदु जी, पहले आप ही से मैं जानना चाहूंगी, अब ट्रंप जिस तरीके से कह रहे हैं कि इस जंग के बारे में कि कांग्रेस से मंजूरी लेनी पड़ती है, लेकिन 40 दिन जंग हुई, 20 दिन सीज फायर रहा, क्या इस हिसाब से हम 60 दिन को जोड़कर देख सकते हैं? आपको क्या लग रहा है, क्या आकलन कहता है आपका? देखिए, डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप जो बोलते हैं उसमें सत्यता तो बहुत कम होती है, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, 60 दिन के अंदर उनको अमेरिकन कांग्रेस से आपको लेना पड़ता है अप्रूवल, अगर आप युद्ध के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। अब वो बोलते हैं ये युद्ध है ही नहीं, ये युद्ध नहीं था तो 28 फरवरी से लेके अभी तक के जो ऑपरेशन चल रहे थे वो क्या थे, चाहे वो सीज फायर उसमें इंक्लूडेड है चाहे नहीं इंक्लूडेड है, उससे मतलब नहीं है। 60 दिन के अंदर आपको अप्रूवल लेना, जितने तरीके से आपने तबाही मचाई, जिस तरीके से उनके टॉप लीडर को आपने एलिमिनेट किया, और आज की डेट में भी आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास आपने ब्लॉकेड लगा रखा है, और ये अगर ब्लॉकेड इंटरनेशनल वाटर में लगाते हैं तो वो भी एक एक्ट ऑफ वॉर माना जाता है। तो सारी चीजें आप बोलने को कुछ भी बोले, हर एक चीज आपकी मनमर्जी से नहीं चल सकती। ये दिखाता है कि आपका डेमोक्रेसी में, आपके अपने सिस्टम में कितना विश्वास है। आप अपने ही सिस्टम को सबवर्ट कर रहे हैं। जो आपको अप्रूवल विद इन 60 डेज लेना चाहिए, आपको पता है कि शायद वो अप्रूवल नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आज की डेट में डेमोक्रेट तो आपके बरखिलाफ ही हैं, साथ में रिपब्लिकन का भी एक बहुत बड़ा सेक्शन आपसे डिससेटिस्फाइड है, और मागा ग्रुप जो आपका हमेशा से समर्थक रहा है, उसके भी समर्थक अब उससे छटकते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप एक अपना जो ग्राउंड है वो लूज करते जा रहे हैं। और सबसे अहम बात जो है वो है अमेरिका की क्रेडिबिलिटी। आप आज की डेट में ऐसा प्रेसिडेंट है जिसने अमेरिका की साख को हमेशा टाइम टू टाइम बट्टा लगाते चले जा रहे हैं। अब आपको अपने डेमोक्रेटिक सेटअप पे भी विश्वास नहीं है, आप अमेरिकन कांग्रेस का क्यों नहीं अप्रूवल लेना चाहते हैं? आप मोशन मूव करिए, अगर डिफीट होगा तो आप सॉरी बोलिए नेशन को और अपने ऑपरेशन सीज करिए। अप्रूवल नहीं हुआ तो उसी दिन से ये सीज फायर या आप मिलिट्री ऑपरेशन से बाहर चले जाएंगे। लेकिन शंका है, आपने पूरे मिडिल ईस्ट में ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा, उथल पुथल मचा रखा है कि आपने पहले तो सिक्योरिटी की गारंटी ली, फिर आपका तमाम तरीके का इन्वेस्टमेंट है, फिर आपने इजराइल को इतना शय दिया जिससे वो लेबनान के ऑपरेशन नहीं से खत्म कर रहा है। सीज फायर हो ना हो,
इसराइल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और साथ में ऐसे कंडीशन ईरान के लिए लगा देते हैं जिससे कि ईरान की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी अफेक्टेड हो रही है। कहीं ना कहीं अमेरिका पूरी तरीके से बैकफुट पे है। अब डोनाल्ड ट्रम्प अपने स्टेटमेंट, अपने एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए, चाहे उसको मिलिट्री ऑपरेशन बोले, स्पेशल ऑपरेशन बोले, लोकल एक्शन बोले, कुछ भी बोले, लेकिन ये एक्ट ऑफ वॉर है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि इतने सारे लोगों की जान गई है, इतनी बड़ी तबाही मचाई है, पूरे विश्व को आपने इकोनॉमिक क्राइसिस में डाल दिया है। 28 फरवरी के पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला था, विश्व की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी वो मीट आउट हो रही है। तो आपने पूरे विश्व में एक तरीके से उथल पुथल मचा रखी है। वजह यह है कि आपने बड़े ही अनप्रिपेयर्ड तरीके से, ठीक से वॉर गेमिंग ना करके, अपने पक्ष को पूरी तरीके से ना समझते हुए आप युद्ध में कूद गए। अब कूद तो गए लेकिन रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। अब आप अमेरिकन कांग्रेस को या अमेरिकन पब्लिक को क्या बताएंगे कि अमेरिका युद्ध में हार गया, पराजित हो गया, या ऑपरेशन विड्रॉ करने पड़े? किस वजह से आप युद्ध में गए थे और आप क्या अचीव करना चाह रहे थे? आपने कुछ भी अचीव नहीं किया। और अमेरिकन कांग्रेस में आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं कि ये ऑपरेशन नहीं है, ये मिलिट्री एक्शन किया है, लोकल एक्शन इस तरह से वो बात कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह हमने देखा इस जंग के दौरान इतने लोगों की जान गई है, किस हिसाब से वो ये कह रहे हैं, ये भी देखिए अपने आप में सवाल खड़े करता है। संजय कारवे जी, आप किस तरह से देख रहे हैं ट्रंप के इस बयान पर, और अगर कांग्रेस से परमिशन नहीं लेते हैं तो आगे क्या कुछ प्रोसेस हमें देखने को मिल सकता है? इसके क्या सर्कमस्टेंसेस होंगे फिर? जहरा जी नमस्कार। नमस्कार। आज तक का अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स या अमेरिका का इतिहास देखोगे तो केवल 4 या 5 बार ऑफिशियली उन्होंने लड़ाई या जंग डिक्लेयर की है। कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर, इराक वॉर, ये भी जंग डिक्लेयर की नहीं गई थी। और अभी जो 60 दिन का मसला चल रहा है, ये जो उनका संविधान है उसके आर्टिकल 1 के हिसाब से उन्हें कांग्रेस की मंजूरी लेनी जरूरी है। और ये भी वियतनाम वॉर के बाद ये अमेंडमेंट हुआ था संविधान में। लेकिन जो उनके सीनेटर्स है या वहां के जो लीगल लोग हैं अमेरिका के, उनमें भी इसमें सहमति नहीं है कि जो सीज फायर किया था, या जो सीज फायर अभी टेक्निकली या लीगली चल रहा है, वो इस 60 दिन में इंक्लूडेड है या नहीं है, या फिर घड़ी फिर से रीसेट हो जाती है कि मतलब अभी आपने 20 दिन सीज फायर कर लिया, कल से अगर शुरू कर दिया आपने जंग, तो कल से फिर 60 दिन शुरू हो जाएंगे। और अगर वैसे नहीं भी माना जाए तो आज तक जो अमेरिकी प्रेसिडेंट का बर्ताव देख रहे हैं पिछले 1.5 साल से, तो मेरे हिसाब से वो तो ना कांग्रेस की सुनेंगे ना किसी और की सुनेंगे। उनका अपना एक सिलेक्ट ग्रुप है, क्लोज ग्रुप, वो सिर्फ उन्हीं से चर्चा करते हैं, उन्हीं की सुनते हैं। और जैसे हम कहते हैं कि वो जो दमनगिरी करके उनका काम चल रहा है। $20 बिलियन उन्होंने अभी कांग्रेस से मांगे हैं कि जो खर्चा हुआ है, और इसमें अगर आप देखो तो जो नुकसान हुआ है जहाजों का या उनके बेसेस है अरब देशों में, उसका रिपेयर का चार्ज इंक्लूड नहीं है। अगर आप $20 बिलियन को रुपए में कैलकुलेट करोगे तो कई लाखों करोड़ों रुपए हो जाएंगे। और लोगों का ये मानना है कि ये जो आप 20 करोड़ है वो आप 20 बिलियन कहां से लोगे? कितना आप टैक्स लगाओगे दूसरे देशों पे? उनके खुद में अभी अगर देखो यूएस में जो खुद कहते हैं कि हमारे पास ईंधन की कोई कमी नहीं है। ईस्ट कोस्ट में फ्यूल $3.5 से $4 हो गया है। वेस्ट कोस्ट में खास करके कैलिफोर्निया में $7 प्रति गैलन ये आज पेट्रोल का भाव हो गया वहां पे। ट्रंप जी का ये मानना है कि ईरान वाज अ इमिनेंट थ्रेट। अभी जो संविधान का आर्टिकल 2 है वो यूएसए के राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि अगर ऐसी स्थिति आई कि अमेरिका के ऊपर कोई आक्रमण कर रहा है तो वो प्रति आक्रमण कर सकते। लेकिन आप इस बारे में देखोगे ना ईरान ने अमेरिका पे आक्रमण किया था, ना कोई ऐसी चीज हुई थी जिससे अमेरिका को लग सकता था कि भाई ईरान हम पे आक्रमण करने वाला है। अमेरिका हर बार कह रहा है कि ईरान के पास यूरेनियम है, वो अणु बॉम्ब बनाने वाला है। अणु बॉम्ब अपने यहाँ पे या इस दुनिया में तकरीबन पिछले 80 साल से है, और इस 80 सालों में सिर्फ एक ही देश ने न्यूक्लियर बॉम्ब या एटम बॉम्ब का इस्तेमाल किया है, वो खुद अमेरिका है। ना तो इसराइल ने किया हुआ है, ना फ्रांस ने किया है,
ना जर्मनी ने किया है, ना ब्रिटेन ने किया है, किसी ने भी इस्तेमाल नहीं किया है, ना रशिया ने भी किया है। सिर्फ अमेरिका ने 2 बार इस्तेमाल किया हुआ है। इसके बावजूद अमेरिका का यह मानना है कि नहीं, ईरान हम पे अणु हमला कर सकता है, यूरेनियम को चाहिए। अभी जो हर 2 दिन बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प के जो बयान आते हैं कि हमने तो लड़ाई जीती, हमने उनकी पूरी नौसेना को डुबा दिया है, हमने उनकी पूरी वायुसेना को डुबा दिया है। अगर पूरी नौसेना को डुबा दिया है, वायुसेना को खत्म कर दिया है, तो वो होर्मुज की स्ट्रेट खुली क्यों नहीं है? कि अगर ईरानी नौसेना है ही नहीं, तो होर्मुज की स्ट्रेट खुली क्यों नहीं है? बिकॉज उनके जो फास्ट अटैक क्राफ्ट्स है वो अभी भी है। ईरान की जो कोस्ट लाइन है अगर आप देखोगे तो वो सीधी नहीं है, वो कई जगह। अमेरिका की बात करें, हम ट्रम्प की बात करें तो ट्रम्प लगातार इस तरह की बयानबाजी जरूर करते हैं, लेकिन उनके बयानों में और उनकी बातों में सच्चाई बहुत कम नजर आती है अगर हम प्रैक्टिकली उन चीजों को यहाँ पर देखें तो। शारदेंदु जी, अब ऐसे में अपने ही घर में घिरते हुए यहाँ पे ट्रम्प दिखाई दे रहे हैं। अगर कांग्रेस से मंजूरी उन्हें नहीं मिलती है तो क्या आगे वो ईरान पर अटैक कर सकते हैं? आप क्या जो पूरा प्रोसेस है, जो भी वहां पर प्रोटोकॉल है, उसके नजरिए से क्या समझें? देखिए, मेरा मानना है कि अमेरिका बड़े डेस्परेट तरीके से सीज फायर चाहता है, क्योंकि उसने अमेरिकन कांग्रेस का अप्रूवल नहीं लिया है। और अगर ऐसी स्थिति होती कि उनको अप्रूवल मिल जाएगा तो वो उसमें किसी भी तरीके का हिच नहीं होता और वो इस मोशन को मूव करके अप्रूवल ले लेते। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक शंका है कि शायद ये अप्रूवल गिर जाएगा। वो जो मेजोरिटी है वो उनके साथ नहीं खड़ी होती हुई दिख रही है, लिहाजा वो बहाना ढूंढ रहे हैं, एक्सक्यूजेस दे रहे हैं और सीज फायर का टाइम नहीं इंक्लूड करने की बात करते हैं या ऑपरेशन का जो फिजिकल काउंट है उसको देखते हैं। लेकिन ये उनकी मंशा है ही नहीं। वो अपनी मनमर्जी करते रहे हैं तमाम तरीके की, चाहे उनके मिलिट्री एडवाइजर, चाहे चीफ को सैक करना पड़े, चाहे इंटेलिजेंस के ऑफिसर को सैक करना पड़े, उन्होंने तमाम सैकिंग की इस ऑपरेशन के दौरान, सिर्फ एक वजह से कि वो अपनी मनमर्जी करना चाहते हैं। क्योंकि वो ये जो उनका डिसीजन था, तमाम जनरल उनको समझा रहे थे कि आप इस युद्ध में जा सकते हैं, लेकिन ये स्विफ्ट ऑपरेशन नहीं होगा, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑपरेशन नहीं होगा। लेकिन उस समय उनका जो दिमाग में फितूर था, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में सक्सेस था। जो जून का ऑपरेशन किया, जिस तरीके से उन्होंने वेनेजुला में ऑपरेशन किया, जिस तरीके से वो ग्रीनलैंड को कैप्चर करने की बात कर, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक यूफोरिया था, एक सक्सेस अब बीट हो रहा था कि जिस तरीके से उन्होंने वेनेजुला के प्रेसिडेंट को उठा लिया, वैसे ही वो ईरान को भी घुटने पे ले आएंगे। यहां उनका मिसकैलकुलेशन हुआ। इस तरीके की जो देश हैं जिनकी सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और जिनका सिविलाइजेशन इतना रिच है, आप इतनी जल्दी उस देश को गिरा नहीं सकते। और साथ में कहीं ना स्टेट ऑफ हरमुज का जो कंट्रोल ईरान ने आज तक बनाया हुआ और जिससे वो अमेरिका और तमाम देशों को प्रेशराइज कर सकता है, वो उसका गलत असेसमेंट हुआ। कहीं ना कहीं पूरी अर्थव्यवस्था को तो अमेरिका ने उनके डैमेज किया, लेकिन मिलिट्री का असेसमेंट, आईआरजीसी की कैपेबिलिटी और उनका जो रिजॉल्व है युद्ध लड़ने का, उसका आकलन गलत हो गया। तो मेरा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। वो अमेरिकन कांग्रेस को नहीं लेके एक जस्टिफिकेशन देंगे कि हम 60 दिन नहीं हुए। ऐसे तो कोई युद्ध कभी 60 दिन चलेगा ही नहीं। आप 20 दिन युद्ध करेंगे, फिर 3 दिन का सीज फायर, फिर 50 दिन का ऑपरेशन, फिर सीज फायर, तो फिर आप अपने डेमोक्रेटिक सेटअप को ही डाइल्यूट कर रहे हैं। और ये चैलेंज भी हो सकता है। इस तरीके की चीजें जब आप मनमर्जी करते हैं तो वहां की कोर्ट में ये चैलेंज होगा। और जुडिशरी मेरा मानना है कि काफी हद तक वहां इंडिपेंडेंट है। हालांकि आज की डेट में प्रेस जो वहां का है वो भी तमाम खेमों में बटा हुआ है। कुछ अमेरिका के साथ की बात करता है, कुछ अमेरिका के बल खिलाफ बात करता है, इस तरीके की चीजें। लेकिन एक फ्रंट पे तो वो पूरी तरीके से हारते हुए नजर आ रहे हैं, वो है अमेरिकन सिटीजन की नजर में डोनाल्ड ट्रंप अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर चुके हैं। जिस तरीके से नो किंग का मूवमेंट चला, जिस तरीके से उनकी खिलाफत हो रही है, आज की डेट में वो हर फ्रंट पे गिरते हुए चले जा रहे हैं। उनकी पॉपुलैरिटी एकदम लोएस्ट पे है, तो वो जस्टिफाई कर लेंगे और युद्ध वो लड़ना नहीं चाहते हैं। इसी वजह से देखिए उनकी पुतिन से भी बात हुई। पुतिन के पास जब यहाँ गए, रांची गए, यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर ईरान के, तो उन्होंने भी मध्यस्थता करने की बात की। लेकिन जो पुतिन है, रशिया है, वो अपना उल्लू भी सीधा करने में लगा हुआ। वो यूक्रेन के टर्म्स और कंडीशन भी इस सीज फायर से लिंक करता हुआ दिख रहा है। तो एक तरीके का ऐसा मिसट्रस्ट पूरे विश्व में फैला हुआ है। अमेरिका को कोई ट्रस्ट करता नहीं, रशिया की वो साख है नहीं, ईरान गिव अप करने के लिए तैयार नहीं। और साथ में नेतन्याहू जो कि अगला इलेक्शन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, कोर्ट उनको ट्राई करेगा, वो वॉर क्रिमिनल डिसाइड करेंगे, वो बहुत
बहुत बड़ा रोड़ रहा है, वो लेबनान पे हमले जारी रखे हुए हैं और वो किसी सीज फायर की मानते नहीं। और यहाँ पे मैं दोनों के पर्सनालिटी क्लैश देखता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू का। हालांकि लार्जर पर्सपेक्टिव में दोनों एक तरीके से सोचते हैं, लेकिन जो लोकल इश्यू, जो सीज फायर के इश्यू है, उस पर दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। तो एक अलग सी व्यवस्था है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप देखिए पीस की बात करके अपने आप को इस इलाके में फिर से रीस्टैब्लिश करना चाहते हैं। इसी वजह से ये एक बार फिर से वो सीज फायर को एक्सटेंड करेंगे। बिल्कुल, देखिए ट्रंप के खिलाफ जो लोगों की नाराजगी है वो भी लगातार हम देख रहे हैं। उनके अपने मुल्क में लोग सड़कों पर उनके खिलाफ उतर रहे हैं, उनके खुद की पार्टी के कई लोग भी उनके खिलाफ हैं। और अब देखिए कांग्रेस से भी परमिशन उन्हें मिलती है या नहीं मिलती है, ये भी बड़ा सवाल है यहाँ पे। संजय कारवे जी, ऐसे में अब ट्रंप का अगला स्टेप क्या हो सकता है? आपको क्या लग रहा है कि क्या स्ट्रैटेजी उनकी आगे रहने वाली है? क्योंकि वो भी लगातार यही कह रहे हैं कि वो किसी के आगे नहीं झुकेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए मुश्किल यह है कि पिछले 50 दिनों में वह हर 2 दिन बाद बयान दे रहे हैं कि अमेरिका वॉर जीत गया है, ईरान ने घुटने टेक दिए हैं, लेकिन जमीन पे स्थिति यह कुछ और ही है। और उसका एक कारण और यह भी है कि ईरान यह जान गया है कि नाटो के जो देश है या बाकी जो यूरोपियन देश है, इस बार कोई अमेरिका का समर्थन नहीं कर रहा है, जिस वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप को कई बार यह भी धमकी देनी पड़ी है कि हम नाटो से बाहर हो जाएंगे, हमने आपकी इतनी मदद की है। अभी बीच में उन्होंने एक वक्तव्य किया था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तब अमेरिका आपकी मदद के लिए आया था। कभी मेरे को ये याद नहीं आ रहा है, एक यूरोपियन लीडर ने उसका जवाब ये दिया था कि युद्ध शुरू होने के बाद, विश्व युद्ध शुरू होने के बाद आप 890 दिनों के बाद हमारी मदद के लिए आए थे, वो भी जब पर्ल हार्बर पे अटैक हुआ था। तो अगर आप हमारी मदद चाहते हो तो 8 से 90 दिन वेट करो। परसों जो उनके डिफेंस सेक्रेटरी है मिस्टर हेक्सेट, उनको सैन डिएगो की जो सीनेटर है, उन्होंने एक बड़ा कड़वा और तीखा सवाल किया कि ये जो सब चल रहा है, क्या आप ये मान रहे हैं सही चल रहा है? कि जो आपकी अप्रिसिएशन है लड़ाई के बारे में, ये जो आपकी मंशा है या जो आपके एम्स है, वो वाकई वो सच है या ये सब मनगढ़ंत कहानियां है? तो उसके अगर आप देखोगे वो क्लिपिंग, तो जो उनके डिफेंस सेक्रेटरी या रक्षा सचिव है, उनका हर बार जवाब यह रहता है कि आपने बाइडेन जी से कभी ऐसे सवाल क्यों नहीं किया? तो उसमें आपको ये पता चलता है कि जैसे आप मेरे कलीग ने कहा था कि अमेरिका के अंदर भी सीनेटर्स हो या लोग हो, अभी धीरे धीरे ईरान कांड से ऊब चुके हैं। लेकिन अमेरिकी जो कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान जो है, वो राष्ट्रपति को इतने अधिकार देता है कि अगर वो चाहे तो स्टेट ऑफ इमरजेंसी भी लागू कर सकते हैं, कांग्रेस को ओवररूल भी कर सकते हैं। अगर हम जुडिशियल का देखें तो अमेरिका में अधिकतर जो जजेस होते हैं वो राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। मतलब अधिकतर जजेस जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपॉइंट किए हैं, और अभी उनके 2 साल अभी भी टेन्योर बाकी है प्रेसिडेंट जी का। तो मेरा मानना तो यह है कि कोई भी जस्टिस ऐसे चीजों में उनके अगेंस्ट जाएगा नहीं, बिकॉज ट्रंप का शुरू हो जाएगा कि ये जज एंटी नेशनल है, इसमें नेशनल इंटरेस्ट नहीं है। पिछले अगर आपने 3 हफ्ते में देखा होगा तो इतने लोगों को उन्होंने सैक किया है, जो व्यक्ति उनके विचारों के खिलाफ था उन सबको उसने सैक किया है। उनका डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के हेड हो, सीआईए के हेड हो, आर्मी के चीफ हो, नेवी के चीफ हो, नेवी के सेक्रेटरी हो, इन सबको उन्होंने सैक किया है। और मजे की बात यह है, सैक करते समय जो अल्फाज वो इस्तेमाल करते हैं वो तो इस तरह के है कि भाई इनके जैसे लीडर होना नहीं, अमेरिका भाग्यशाली था कि इनके जैसे लीडर मिला है। अगर इनके जैसे लीडर आपको मिला है, आप अपने आप को भाग्यशाली कहते हो, तो आप इनको सैक क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये जो सब व्यक्ति थे, उन सब ने प्रेसिडेंट ट्रंप को बताया था कि ये जो हम कर रहे हैं ये गलत है, इसका कोई रीजन नहीं है। ग्राउंड पे भी उस जवान को या एयरमैन को या सेलर को ये बताना जरूरी है कि हम लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं, किस चीज लड़ रहे हैं, जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। आप सिर्फ यूरेनियम को लेकर नाच रहे हो और फ्यूल को लेकर नाच रहे हो। लग तो ऐसे रहा है कि वेनेजुला और जो ईरान का फ्यूल है, तो ट्रंप जी का ये उद्देश्य होगा
कि चाइना का फ्यूल सप्लाई कट अप करे, बिकॉज चाइना को जो फ्यूल सप्लाई जाता था वो पूरा वेनेजुएला और ईरान से जाता था। तो लगता तो ऐसा है कि उनका बेसिक एम यह है कि चाइना को फ्यूल सप्लाई बंद हो जाए। बिल्कुल। अब देखिए इसको लेकर अब क्या करते हैं ट्रंप, ये अहम होगा, क्योंकि फिलहाल दोहरी चुनौती का वो सामना कर रहे हैं शारदेंदु जी। तो ऐसे में किस तरीके से इससे पार पाएंगे? एक तो ईरान उनकी बात नहीं सुन रहा है, ईरान बातचीत के लिए फिलहाल तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने सीजफायर के खिलाफ वर्जी की, जैसे कि ईरान का कहना है, नेवल ब्लॉकेड वो नहीं हटा रहे हैं। तो दूसरी तरफ खुद अपने ही मुल्क में भी ट्रंप मुखालफत का सामना कर रहे हैं। तो किस तरीके से इसे हम समझ सकते हैं कि क्या अब वो करेंगे आगे? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के रास्ते बहुत क्लियर हैं। वो जिस दिन चाहे वो युद्ध विराम कर सकते हैं। एक नैरेटिव चलाएंगे, एक मीडिया में एक अफवाह फैलाएंगे कि वो युद्ध जीत गया, बहुत बड़ी विजय हुई, सारी चीजें उन्होंने रिजॉल्व कर दी और वो विश्व के नेता हैं, विश्व गुरु हैं। इस तरीके का वो नैरेटिव चला के और दिन भर अपनी तारीफ करते रहेंगे और साथ में नेतन्याहू को भी बोलेंगे कि आप भी मेरी तारीफ करिए। ये इनका काम करने का तरीका है। इसीलिए उन्होंने कभी भी डायलॉग को बंद करने की बात नहीं की। अगर सेकेंड राउंड की टॉक अगर सक्सेसफुल नहीं हो रही थी, नहीं शुरुआत हुई, तो उन्होंने साथ में एक और स्टेटमेंट ऐड कर दिया था कि आप मेरे से टेलीफोन पे कभी भी बात कर सकते हैं। तो मंशा तो देखिए डायलॉग और डिप्लोमेसी की है। अब वो कितना युद्ध में जीतने का कितनी बुरी तरीके से डंका पिटवाते हैं वो बात है। और एक साथ में वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि मिलिटरीली वो बहुत स्ट्रांग है। उन्होंने तीसरा जंगी बेड़ा भी पर्शियन गल्फ में भेज रखा है, तमाम तरीके के ब्लॉकेड लगा रखे हैं और ईरान को बोलते हैं कि हम फतेह हासिल करेंगे, घुटने पे ला दिए। लेकिन बातचीत होगी ईरान के टर्म्स एंड कंडीशन पे। तमाम ऐसे हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं कि ईरान इज अ वेरी टफ नेगोशिएटर। वो अपनी बात मनवाते हैं और उनके पास जल्दी नहीं है, वो टाइम बाउंड नहीं है, उनको अपनी जनता को जवाब नहीं देना। पूरा जो देश है वो एकजुट है ईरान की लाइन ऑफ थिंकिंग को आगे परस्यू करने के लिए। आईआरजीसी का सपोर्ट पूरे देश में एक बना के रखा हुआ है। ये सारी चीजें अमेरिका में नहीं है। तो अमेरिका क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री, उनको इलेक्शन लड़ना है, जवाबदेही है उनके अपने पीपुल्स के प्रति, तो उनको सीज फायर करना ही उनका ऑप्शन है। और मेरा मानना है कि दो चीजों पे एग्रीमेंट हो सकता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को प्री 28 फरवरी के स्टेट में ले जाए, ब्लॉकेट खोले और साथ में आपने जो एसेट उनके जो फ्रीज हैं उसको टाइम बाउंड तरीके से रिलीज करें। इस पे सहमति बने। और जो जेनेवा में जो न्यूक्लियर डील हो रही थी आपकी कि फर्दर एनरिचमेंट ईरान नहीं करेगा, उस पे एक एग्रीमेंट बना ले। अगर 3 मुद्दों को पकड़ लेते तो बाकी चीजें टाइम टू टाइम बातचीत रिजॉल्व हो सकती है। तो अमेरिका को डायलॉग और डिप्लोमेसी पे ही आना पड़ेगा। मिलिटरली तो वो ईरान का बहुत कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बिल्डिंगें गिरा सकते हैं, लॉन्चिंग साइट गिरा सकते हैं, लेकिन कंट्री का रिजॉल्व आप कैसे ब्रेक करेंगे? आपने बड़े बड़े दावे किए कि सभ्यता मिटा देंगे, पाषाण युग में भेज देंगे, ये सारी चीजें तो स्टेटमेंट के तौर पर आपने अपनी हंसी पूरे विश्व में उड़ाई है। तमाम देखिए नाटो कंट्री, यूरोपियन कंट्री आपके अगेंस्ट हो गए, तो इसका कोई वास्तविकता से दूर दूर तक संबंध नहीं था। लेकिन अभी भी समय है, डायलॉग पे बात किया जा सकता है। पेजेस्किया और जो अब्बास अराक्ची, इनका देखिए डायलॉग और डिप्लोमेसी में हमेशा से विश्वास रहा है। दे आर गुड कम्युनिकेटर, गुड डिप्लोमेटिक एफर्ट उनके तरफ से हमेशा से रहा है। और आप किसी कंट्री को इतना मत धकेल दीजिए कि उसको लगे कि उसकी आप सॉवरेनिटी अफेक्ट कर रहे हैं। और जो चीजें नहीं पॉसिबल है, एनरिच यूरेनियम वो अमेरिका को क्यों सौंपेगा या रशिया को क्यों सौंपेगा? ये उसने अपने पीसफुल पर्पस के लिए डेवलप किया है। तमाम तरीके का इन्वेस्टमेंट हुआ है, एक्सपेंडिचर हुआ है। रशिया उनकी मदद के लिए तमाम तरीके से आगे आता रहा है, तो वो इसको आगे जारी रखेंगे। लेकिन आप आईएए की कंडीशन लगा के उसके इंस्पेक्शन, मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन करा सकते हैं। बहुत जरूरी है, नहीं तो ये मसला इसी तरीके से यूं ही चलता रहेगा। संजय कारवे जी, क्लास रिएक्शन इसको लेकर आपसे भी लेना चाहूंगी। क्या आपको लगता है कि बातचीत मुमकिन होगी, और होगी तो किन परिस्थितियों में? बातचीत मुमकिन है, और अगर आप देखें तो जितनी ईरान को जरूरत है उतनी ही अमेरिका को भी बातचीत की जरूरत है। क्योंकि एक जो मुद्दा आजकल कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन जो आने वाला है, इसी तरह अगर ये लड़ाई चलती रही तो हवाई यातायात या हवाई सफर जो होता है देशों के बीच में, एयर ट्रैवल, उस पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। क्योंकि यूएस में भी आप बोलोगे कि डोमेस्टिक एयर ट्रैवल चलते रहेगा, यूरोप का आप क्या करोगे? एशिया का क्या करोगे? रशिया के पास फ्यूल है, यूएसए के पास फ्यूल है, लेकिन आप जब दूसरे देश में लैंड करोगे तो वहां के लिए एयरक्राफ्ट फ्यूल कहां से लोगे? ये सब देशों को पता है, और सब देश भी अभी प्रेशराइज कर रहे हैं कि भाई आप सीज फायर करो। और अमेरिका का जो है मानना था शुरुआत में कि ईरानियन लोग अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाएंगे, लेकिन उल्टा हो गया। बिकॉज जब
ट्रंप जी ने ये घोषणा कर दी कि हम सभ्यता को ही नष्ट कर देंगे, हम ईरानी सभ्यता को नष्ट कर देंगे, हम ईरानी मजहब को भी नष्ट कर देंगे। कोई भी देश का कोई भी नागरिक ये सुनना नहीं चाहता, चाहे सरकार किसी की भी हो। वहां का कॉमन जो रिफ्रेन है ईरान में वो ऐसा है कि हमने अफगानिस्तान में देखा है क्या होता है, इराक में भी हमने देखा है क्या होता है। जी। तो अमेरिका से तो जो चल रहा है वो बेहतर है। बिल्कुल, देखिए ये समझना चाहिए वहां पर ईरान को भी और अमेरिका को भी कि इस मसले का हल निकालना यहाँ पर जरूरी है और उसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।